हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेजे स्टडी पॉइंट्स में। हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम जो है 12th बिहार बोर्ड 2025 के लिए केमिस्ट्री का फिर से 70 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस आप लोग इतना को रट लीजिएगा तो आप लोग का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, एग्जाम हॉल में गर्दा मचा करके आइएगा। तो चलिए, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि CaCl का क्रिस्टल संरचना हो जाता है। बता दीजिए CaCl का क्रिस्टल संरचना क्या हो जाता है। तो आपका BCC हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर का BCC। आज गर्दा होने वाला है, बस आप लोग जो है लास्ट तक बने रहिएगा, आज क्लास गर्दा मचा दीजिएगा। तो बता दीजिए ट्रांजिस्टर सेटों का निर्माण निम्नलिखित में प्रयुक्त होने वाला तत्व है। बताइए ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन सा होता है। तो आपका सिलिकॉन हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं। क्या निकल पाते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विलायक के अणु। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, विलायक के अणु। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। बता दीजिए निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्वार्टज ग्लास, जो कि एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है। याद करते चलिए, जो भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट में दे दिया करिए। आप लोग यही याद कर लीजिए, आप लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, इसलिए आप लोग कमेंट करते चलिए और याद करते चलिए। तो अगला क्वेश्चन का कमेंट में बताइए क्या हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है। बता दीजिए कमेंट में जल्दी। गर्दा। बस हम ऐसे ही देखना चाहते हैं, आप लोग कमेंट करते रहिए, इसी प्रकार से आप लोग कमेंट कीजिए और गर्दा मचा दीजिए आज के क्लास में। तो इसमें जो सबसे अधिक क्वथनांक हो जाता है, ये हो जाता है आपका जल में जो है 1% NaCl का जो है क्वथनांक सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 5 नंबर का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के लिए कौन सही है। बता दीजिए क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के लिए इनमें से कौन सा जो है सही है। ये हो जाएगा आपका जो है ये असमदैशिक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, असमदैशिक होते हैं क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या है। बता दीजिए कि पिंड केंद्रित जो घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। ये हो जाता है आपका 2। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। आप लोग का कमेंट रुकना नहीं चाहिए, आप लोग एकदम गर्दा मचाते चलिए और याद करते चलिए, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा हुआ है और हम बहुत ही कम समय में आप लोग को 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो निम्नलिखित में कौन ब्रैग समीकरण है। बता दीजिए कौन ब्रैग समीकरण है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी n लैम्डा बराबर 2d sin थीटा। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का दोस्तों। अगला क्वेश्चन कमेंट में बता दीजिए, सिलिकॉन में आर्सेनिक मिलने की क्रिया कहलाती है। सिलिकॉन में आर्सेनिक मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा डोपिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा डोपिंग। अगर सिलिकॉन को आर्सेनिक जो दोनों मिलता है तो उस समय जो क्रिया कहलाते हैं उसको डोपिंग कहते हैं। याद कर लीजिए, बहुत ही VVI क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सीधे देखे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। धनात्मक विचलन वाले अनादर्शक विलयन का ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होता है। विलेयता बढ़ती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हेनरी स्थिरांक KH का मान। बता दीजिए हेनरी स्थिरांक KH का मान क्या हो जाता है। ताप में वृद्धि के साथ बढ़ता है। KH का मान जो है ताप में वृद्धि के साथ बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा, हम क्वेश्चन पढ़ नहीं पाते, आप लोग कमेंट देने लगता है। इसी प्रकार से तैयारी होना चाहिए आप लोग का, और गर्दा मचा कर आइएगा एग्जाम हॉल में, ये गारंटी है मेरा। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन में एनोड पर होता है। बता दीजिए द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन में एनोड पर क्या होता है। ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन। बहुत गर्दा बहुत अच्छा, आप लोग कमेंट ऑक्सीजन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो बता दीजिए अगला 1 फैराडे बराबर होता है। 1 फैराडे बराबर कितना कूलम्ब होता है, जल्दी से बता दीजिए कमेंट में। आप लोग गर्दा मचा दीजिए, एकदम गर्दा मचा दिया आप लोग, एकदम 96,500 कूलम्ब होता है। गजब, किसी का गलत नहीं है, सबका सही है 96,500 कूलम्ब। चलिए इसी प्रकार से आप लोग गर्दा मचाते रहिए। तो विद्युत अपघटन के नियम दिए थे। बताइए विद्युत अपघटन के नियम किसने दिए थे, कमेंट करिए। अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया है, कमेंट करिए। अब आने लगा, एकदम सही है, सबका सही है। 1-2 का गलत आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप लोग भी याद कर लीजिए। विद्युत अपघटन के नियम जो दिए थे वो दिए थे फैराडे ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फैराडे ने। ऑस्टवाल्ड ने नहीं दिए थे, फैराडे ने दिए थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है। बता दीजिए इनमें से कौन द्वितीयक सेल है। तो ये हो जाएगा आपका लेड स्टोरेज बैटरी, जो है एक द्वितीयक सेल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेड स्टोरेज बैटरी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बिलियन की चालकता समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है बिलियन की चालकता, जल्दी बता दीजिए आप लोग कमेंट में।
गजब, किसी का गलत नहीं है, सबका सही है। ऑप्शन नंबर बी 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 बी, बहुत बढ़िया। आयनों की संख्या है कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गजब, इसी प्रकार से आप लोग कमेंट कीजिए और अच्छा लगेगा हमें पढ़ाने में। तो विद्युत अपघट्य सेल जो है इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में परिविष्ट करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? तो उसे कहते हैं कैथोड। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैथोड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताप पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर दोस्तों, टेम्परेचर पर निर्भर करता है किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग का क्वथनांक। बस आप लोग याद करते चलिए और लास्ट तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन आप लोग का बोर्ड एग्जाम से छूटने नहीं वाला है। तो हेबर विधि में अमोनिया का निर्माण निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? बता दीजिए, हेबर विधि में अमोनिया के निर्माण में जो है किस प्रकार के उत्प्रेरक का उपयोग होता है? ये हो जाएगा आपका लोहे के महीन पाउडर का। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोहे के महीन पाउडर का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जिस अभिक्रिया की अनुकूलता एक होती है उसे क्या कहते हैं? बता दीजिए, जिस अभिक्रिया की अनुकूलता एक होती है अनुकता, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग तिर्यक अनुक्रिया, तिर्यक अभिक्रिया जो है उसे ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर होती है? बता दीजिए, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर क्या होती है? चलिए, सबका सही आ रहा है, सबका सही आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, सबका सही आ रहा है। समय के साथ घटते हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सही करिए, सही करिए, जल्दी कमेंट करिए। हाँ, अब सही हो गया, सही है, सबका सही है। निश्चित होती है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया जो है एक निश्चित होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक अभिक्रिया के जो है वेग को क्या कर देता है? तो उसको जो है दोस्तों बढ़ाता है एवं घटाता है, दोनों, कभी बढ़ाता है कभी घटाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। याद करते चलिए। अब बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोग ज़्यादा संख्या में जुड़ चुके हैं, और ज़्यादा संख्या में जुड़िए और इस क्लास को बेहतर बनाइए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है? क्या होती है वेग स्थिरांक की इकाई? तो हो जाता है आपका सेकेंड इन्वर्स। ऑप्शन नंबर ए जो बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। याद कर लीजिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई सेकेंड इन्वर्स हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है? निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है? बता दीजिए, इनमें से कौन है जो लायोफिलिक कोलाइड है? जल्दी बताइए। तो ये हो जाएगा आपका गोंद। गोंद जो है वो लायोफिलिक कोलाइड का उदाहरण हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 24 नंबर का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती हैं? रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? जल्दी कमेंट में बताइए आप लोग। तो ये हो जाता है आपका एक परतें होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन में बताइए, आप लोग कमेंट में बताइए। तो आप लोग रुक गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन कोलाइड घोल नहीं है? बताइए जल्दी से, आप लोग जोश में आइए। निम्नलिखित में से कौन कोलाइड का घोल नहीं है? जल्दी बता दीजिए। गजब गजब, इसी प्रकार से आप लोग कमेंट करिए ना, रुक क्यों जाते हैं? गर्दा मचा दीजिए आज के क्लास को। तो कौन कोलाइड का घोल नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका समांगी विलयन। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, समांगी विलयन। चलिए, अगला क्वेश्चन कमेंट में बता दीजिए, अपमार्जक को कहा जाता है? बता दीजिए, अपमार्जक को क्या कहा जाता है? जल्दी कमेंट करिए आप लोग। हाँ, गजब, अच्छा है, इसी प्रकार से करिए। और कुछ जो है गलत भी आ रहा है आंसर, तो हम उन लोग से कह देते हैं कि आप लोग जो है रेगुलर रहिए और याद करते चलिए। स्किप कर दीजिएगा बीच में वीडियो को, तो इसी प्रकार से आप लोग से मिस होगा और एग्जाम हॉल में जो है आप लोग क्वेश्चन बना नहीं पाएगा। इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिए और याद करते चलिए। तो बता दें, अपमार्जक को क्या कहा जाता है? तो पृष्ठ सक्रियतन जो है सक्रियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है अगला क्वेश्चन कि द्रव्य स्नेही कोलाइडों के स्थायित्व का प्रमुख कारण है? बता दीजिए, क्या हो जाएगा? द्रव्य स्नेही कोलाइडों के स्थायित्व का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, आवेश। आवेश हो जाएगा, जो कि सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? कोलाइडी कणों का आकार जो निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? तो हो जाएगा आपका 10 के पावर -5 -10 के पावर -7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के बीच जो है कोलाइडी कणों का आकार जो है रहता है दोस्तों। याद कर लीजिए, बहुत ही विवेक क्वेश्चन है, सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, द्रव्य से नहीं कोलाइड का उदाहरण है? बता दीजिए, द्रव्य से नहीं कोलाइड का क्या उदाहरण हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका गोंद। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोंद। क्वेश्चन हम हर एक तरफ से सेट किए हुए हैं और हर एक प्रकार से, और जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं वो किसी न किसी वर्ष पूछा गया है, इसलिए वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए हम वही सभी क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बस आप लोग बने रहिए और एकदम जो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो बता दीजिए, यूरी रेज उदाहरण है। यूरी रेज जो है कोई किसका उदाहरण हो जाता है? तो ये उदाहरण हो जाता है आपका एक एंजाइम का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक एंजाइम का। और कितना अच्छा लग रहा है कि आप लोग ज़्यादा संख्या में जुड़ते हुए जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बस आप लोग इसी प्रकार से जुड़िए और दोस्त को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी देखें इस क्लास को। तो निम्नलिखित में से कौन द्विभाषमिक अम्ल है? बता दीजिए, कौन है जो द्विभाषमिक अम्ल है? तो हो जाएगा आपका H3PO3
PO3 जो है द्विभाषमिक अम्ल हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, एल्यूमिनोथर्मिक जो है विधि एल्युमिनियम का कार्य करता है। बता दीजिए एल्यूमिनोथर्मिक विधि में जो है एल्युमिनियम का कार्य क्या होता है, तो वो क्या करता है आपका अवकारक का कार्य होता है। उसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बॉक्साइट एक अयस्क है। बॉक्साइट जो है किसका अयस्क होता है, जल्दी बता दीजिए आप लोग, जल्दी बताइए। तो ये एल्युमिनियम का हो जाता है। गजब, किसी का गलत नहीं है, गर्दा मचा दीजिए आप लोग, एकदम गर्दा मचा दीजिए क्लास में। किसी का गलत नहीं है, वो क्या हो जाता है, एल्युमिनियम का हो जाता है। बहुत ही गजब, इसी प्रकार से आप लोग कमेंट कीजिए, गर्दा मचा दीजिए, किसी का गलत नहीं था। बताइए, हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने में चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है किस रूप में, किस रूप में किया जाता है, तो द्रावक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्रावक के रूप में। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतना संख्या हम जुड़ चुके हैं और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। आपका लाइक जो हमें मोटिवेट करता है इस प्रकार का वीडियो बनाने के लिए, इसलिए लाइक कर दिया करिए। तो अगला क्वेश्चन बता दीजिए, क्या निम्नलिखित में से कौन सल्फाइड अयस्क है, कौन सल्फाइड अयस्क है, तो ये गलेना जो एक प्रकार का सल्फाइड अयस्क है, याद कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, पायरोलुसाइट जो है क्या है, पायरोलुसाइट एक प्रकार का क्या है, जल्दी बता दीजिए आप लोग। तो ये है एक प्रकार का आपका मैग्नीज का एक ऑक्साइड अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी देखा जाए तो मैग्नीज का एक ऑक्साइड अयस्क पायरोलुसाइट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 37 नंबर का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन एक सल्फाइड अयस्क नहीं है, बता दीजिए आप लोग कमेंट में कि कौन है जो सल्फाइड अयस्क नहीं है। हम देखते हैं, तो ठीक है, सबका सही है, सबका किसी का गलत नहीं। मैग्नेटाइट जो है एक जो है सल्फाइड है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फॉस्फोरस अणु को निरूपित किया जाता है, उसका सूत्र क्या हो जाता है। फॉस्फोरस अणु को जब हम निरूपित करते हैं तो उसका सूत्र क्या हो जाता है, तो P4 से, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, P4 से निरूपित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है, कौन सी गैस है, ये हो जाएगा आपका SO2, जो कि सल्फर ऑक्साइड देखा जाए तो ये जल पर जो है एकत्र नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, 40 नंबर का। और जो भी क्वेश्चन हम करवा रहे हो किसी न किसी वर्ष पूछेगा, आप लोग बस कमेंट करिए और आंसर पता नहीं हो तो याद कर लीजिए, यही सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है, सभी तत्वों का सर्वाधिक आयनन विभव होता है, बता दीजिए सभी तत्वों का सर्वाधिक आयनन विभव क्या हो जाता है। तो ये हो जाता है आपका हीलियम। हीलियम जो है ये सर्वाधिक तत्वों का आयनन मतलब विभव होता है, हीलियम। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है, XeF2 Xenon F2 जो है अणु की आकृति होती है, क्या होती है इसकी आकृति, जल्दी बता दीजिए आप लोग। तो रेखीय होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेखीय होते हैं ये। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सबसे प्रबल अम्ल है, बता दीजिए इसमें से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, कमेंट करिए जल्दी आप लोग। चलिए एकदम सही है, आप लोग अगर ऑप्शन नंबर जो है एक कमेंट करें HClO4 तो सबका सही है, सबका सही है, किसी का गलत नहीं है। सबसे प्रबल अम्ल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन पी ब्लॉक का तत्व नहीं है, बताइए कौन पी ब्लॉक का तत्व नहीं है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी, मैग्नीशियम जो है ये पी ब्लॉक का तत्व ने, बाकी बात टीन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लेड हो गया, ये सभी पी ब्लॉक का तत्व है। आप लोग जो है याद करते चलिए, आप लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, हम बार बार करें आप लोग याद करते चलिए, आप लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। ढलवा लोहा में कार्बन परमाणु की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, तो ये हो जाएगा आपका 4%। 4% जो है कार्बन परमाणु के प्रतिशत पाए जाते हैं ढलवा लोहा में। याद कर लीजिए, जितने क्वेश्चन है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं, कमेंट में करिए आप लोग, जल्दी कमेंट करिए, देखते हैं कौन सही करते हैं। चलिए गर्दा मचा दिया आप लोग, एकदम सबका सही है, किसी का गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, वर्ग 3 से 11 के तत्व जो है सभी परिवर्तित संयोजकता दर्शाते हैं। चलिए गजब है, आप लोग का पीरियोडिक टेबल एकदम स्ट्रॉन्ग है। बस आप लोग यहाँ गर्दा मचा रहे, इसी प्रकार से आप लोग एग्जाम हॉल में गर्दा मचा करके आइएगा, तब हमें अच्छा लगेगा। तो निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है, किस में भरता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर लेंथेनाइड में। चलिए लेंथेनाइड बढ़िया है, बहुत अच्छा। इसी प्रकार से आप लोग कमेंट करिए ताकि जो क्वेश्चन याद नहीं भी होगा वो भी याद हो जाएगा आप लोग को कमेंट करने से, इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है, पोटास एलम उदाहरण है। पोटास एलम किसका उदाहरण है, तो ये हो जाएगा द्विक लवण का, पोटास एलम उदाहरण है द्विक लवण का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, Fe2+ में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं Fe+2 में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या आइडोफॉर्म का उपयोग होता है, आइडोफॉर्म का उपयोग कहाँ होता है, तो ये निश्चेतक के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, निश्चेतक के रूप में आइडोफॉर्म का उपयोग होता है। याद कर लीजिए आप लोग, आइडोफॉर्म का उपयोग पूछे तो बस आप निश्चेतक के रूप में लगा दीजिए, कोई गलत नहीं करेगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है, बता दीजिए एल्किल हैलाइड को जो है अल्कोहल में बदल जाता है, कैसे बदल जाता है, तो ये हो जाएगा आपका विस्थापन अभिक्रिया द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग एकदम विस्थापन अभिक्रिया द्वारा लगाएगा, बहुत से गैस पेपर में हम देखे हैं गलत आंसर है, इसलिए आप लोग याद कर लीजिए कि एल्किल हैलाइड को जो अल्कोहल में बदला जाता है वो विस्थापन अभिक्रिया द्वारा बदला जाता है, और ये 100% सही है, इसलिए आप लोग याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल में विभेद किया जाता है, किसके द्वारा विभेद किया जाता है, तो ये हो जाता है आइडोफॉर्म परीक्षण द्वारा विभेद किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम है, एसीटोन का नाम क्या हो जाता है IUPAC प्रणाली में, तो ये प्रोपेनोन हो जाता है। गजब, चलिए सबका सही है, प्रोपेनोन किए हैं कमेंट। एक चीज़ तो देखते हैं कि हम क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पाते, आप लोग आंसर देने लगता है कमेंट में, यही अच्छा लगता है कि आप लोग का तैयारी अच्छा है और आप लोग जो है गर्दा मचा दीजिएगा इस बार एग्जाम हॉल में। बस आप लोग यहाँ पर गर्दा मचा इसी प्रकार से एग्जाम हॉल में मचाइए और अच्छा लगेगा हमें। तो C6H6 कैसा पदार्थ होता है, बता दीजिए। C6 और H6 जो है कैसा पदार्थ, ये प्रति चुंबकीय होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई कितनी होती है, बता दीजिए। अगर ये कार्बन और कार्बन की एकल बंध है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाती है उसके बीच के बॉन्ड की, तो ये जो होता है आपका 1.54 एंगस्ट्रम होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1.54 एंगस्ट्रम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कीटोन का क्रियाशील मूलक है, कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या हो जाता है, तो आपका ये C+O ये जो है कीटोन का क्रियाशील मूलक है। इधर भी जुड़ेगा हाइड्रोजन और इधर भी जुड़ेगा हाइड्रोजन, तो ये कीटोन का क्रियाशील मूलक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 नंबर का आप लोग का। बस आप लोग याद करते चलिए, जो भी क्वेश्चन हमसे हो सके हम सब आप लोग को वो क्वेश्चन कवर करवा देंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जा सके, बस आप लोग बने रहिए। तो CH3COOH का IUPAC नाम क्या हो जाता है, बता दीजिए आप लोग। तो इसका एथेनोइक अम्ल हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं एथेनोइक अम्ल, चलिए बहुत बढ़िया है, इसी प्रकार से आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट करना मत रोकिए और याद करते चलिए। समय बहुत ही कम बचा, हम बहुत ही कम समय में आप लोगों को 70 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्या निम्नलिखित में से कौन एकल सेकेराइड है, बता दीजिए। निम्नलिखित में से कौन है जो एक एकल सेकेराइड है, तो ये हो जाएगा आपका फ्रुक्टोज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रुक्टोज। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है पारा एल्डिहाइड किसका त्रियक है, बताए। पारा एल्डिहाइड जो किसका त्रियक है, तो ये हो जाएगा आपका एथेनॉल का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एथेनॉल का। चलिए आप लोग कमेंट करते चलिए, अहम क्वेश्चन का आंसर देते चल रहा है। तो CONH2 को कहा जाता है, बता दीजिए CONH2 को क्या कहा जाता है, तो इसको एमिडो ग्रुप, चलिए बढ़िया एमिडो ग्रुप कहा जाता है। कमेंट आप लोग का देखने लगते हैं, आप लोग इतना अच्छा कमेंट करते हैं कि हम खुश हो जाते हैं और जोश में पढ़ाने लगते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए, NH3 में N का संकरण है, बता दीजिए NH3 में N का संकरण कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर sp3 का, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। sp3 का NH3 में संकरण हो जाता है दोस्तों। चलिए आप लोग जो है अगर नामकरण IUPAC जो है नेमकरण पढ़े हुए होंगे तो आप लोग जरूर इसका आंसर सही दे रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या ब्यूना N का ब्यूना S है, बताइए ब्यूना N तथा ब्यूना S क्या है, तो ये एक प्रकार जो हो जाता है आपका संश्लेषित रबर, नहीं प्राकृतिक रबर नहीं होगा, संश्लेषित रबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद कर लीजिए, ब्यूना N तथा ब्यूना S आ जाए तो आप लोग संश्लेषित रबर में टिक आउट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विटामिन जो खून को स्कंदित होने से मुख्य भूमिका निभाता है वो है, बता दीजिए कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो खून को स्कंदित होने से बचाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन डाइसेकेराइड दूध में उपस्थित रहता है, कौन डाइसेकेराइड दूध में उपस्थित रहता है, आप लोग कमेंट करिए। तो चलिए बहुत बढ़िया गर्दा मचाता, आप लोग लास्ट तक बने हुए हैं और ज़्यादा संख्या में जुड़ रहे हैं, अभी तक जुड़ रहे हैं, आप लोग में इतना जोश जुनून है, तो आप लोग जरूर एग्जाम हॉल में गर्दा मचा कर आइएगा। लैक्टोज बहुत बढ़िया, आप लोग कमेंट भी किए हैं, इसी प्रकार से आप लोग का तैयारी होना चाहिए। तो ग्लूकोज का कायरल कार्बन की संख्या कितनी हो जाती है, ये हो जाता है आपका 4 कायरल कार्बन की संख्या। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देख लीजिए,
रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? जल्दी बता दीजिए, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो चलिए अच्छा है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसी एक दो जो है प्लाज्मा द्रव्य के कारण कर रहे हैं, तो हम बता दें कि रक्त का रंग जो है हमेशा लाल रहता है हीमोग्लोबिन के कारण, न कि प्लाज्मा द्रव्य के कारण। इसलिए आप लोग याद कर लीजिए और फिर जा कर के आप लोग कभी गलत नहीं कर पाइएगा। हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का रंग लाल होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, नीला रंग में बदल देता है लाल लिटमस पत्र को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। डेटॉल का उपयोग होता है, डेटॉल का उपयोग किस रूप में होता है? जल्दी बताइए। तो एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। एंटीसेप्टिक हो जाएगा ना, एंटीपायरेटिक नहीं, एंटीसेप्टिक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद कर लीजिए, जो याद नहीं है वो जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा और आप पछताइएगा अभी याद नहीं करिएगा तो चलिए देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक है। बताइए कि टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन सा हो जाता है? तो चलिए सबका सही है, अंत भला तो सब भला, सबका सही है क्लोरोफेनिकोल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफेनिकोल। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो ज़रूर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और आप लोग अपना स्कोर बताना मत भूलिएगा। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि 70 में से कितना सही किया, और आप लोग खुद से गैस कर लीजिएगा कि आप लोग का तैयारी किस लेवल का है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट लेकर के, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।